गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारी ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है इंडियन एक्सप्रेस का, इसमें हम कंटिन्यू है। आज हमारी जो नेक्स्ट सेशन है इसमें हम बेसिकली जो वन डे बिफोर के न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। गुड मॉर्निंग सरू जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी शुरू करते हैं हम अपना जो सेशन है उसमें। तो अभी जैसे रिसेंटली मैंने 3-4 रोज पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, हम इस वीडियो में वो पिन कर देंगे जिसमें हमने नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की हमने बताया था कि अभी कि यूनियन कैबिनेट की जो बैठक हुई थी मई में, अभी रिसेंटली 2-3 रोज पहले, तो उसमें केंद्रीय कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 1 CJI प्लस 33 जजेस, उस गुड मॉर्निंग तोशेंदर, उसको हम बढ़ा के 1 CJI प्लस 37 अदर जजेस करने जा रहे हैं। और वो मॉनसून सेशन में उस संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट 1956 है, जिस एक्ट के तहत पार्लियामेंट हमारे संविधान के आर्टिकल 124(1) के तहत अथोराइज है कि उसको जो रिगार्डिंग जो भी अमेंडमेंट होगा वो हम पार्लियामेंट सेशन का जो मॉनसून सेशन होगा उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अभी जो है कि आपको पता है कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 123, जो जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो या आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या दोनों में से कोई भी एक हाउस अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, तो उस संबंध में जो सिचुएशंस हैं, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि जिसमें कोई एक्ट बनाना बहुत नेसेसरी हो, तो उस संबंध में उस तरह की परिस्थितियों को डील करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 123 का प्रोविजन है, जिसके माध्यम से प्रेसिडेंट सर एक ऑर्डिनेंस पारित करते हैं, यानी अध्यादेश जारी करते हैं, एक ऑर्डर जारी करते हैं, सिंपल भाषा में समझे तो, जिसके थ्रू जो भी वो उस समय की जो परिस्थिति है उसको काउंटर करते हैं। तो उस अध्यादेश की जो लीगलिटी है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक कानून के बराबर ही होती है। तो इस संबंध में हम आर्टिकल 123 के बारे में देखेंगे, आर्टिकल 124(1) के बारे में देखेंगे, और जो नंबर ऑफ जजेज की स्ट्रेंथ है, ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ तो उस समय क्या प्रोविजन थे, ये किसके ऊपर बेस्ड है, इन सबके बारे में थोड़ा डिटेल में अपन स्टडी करते हैं। तो जैसा कि अभी जो आपको बेसिकली आर्टिकल 123, एक तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, एक आर्टिकल 124(1) है। इसके अलावा हम जैसे अपन स्टेट में जैसे गवर्नर भी अथोराइज है ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए, वो आर्टिकल आपका 213(1) है। लेकिन आज हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो ऑर्डिनेंस इशूड बाय, यानी कि जो ऑर्डिनेंस अध्यादेश होते हैं आपके, अध्यादेश सिंपल भाषा में अगर हिंदी में आसानी से समझे तो अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो भी ये अध्यादेश जारी किए जाते हैं आर्टिकल 123 के तहत, सो प्रेसिडेंट महोदय या राष्ट्रपति महोदय, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो जो भी जारी करते हैं ये ऑर्डिनेंस, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही जारी किए जाते हैं। इसमें प्रेसिडेंट का कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो ये जो ऑर्डिनेंस जारी करने की है कि जो लेजिस्लेटिव वैक्यूम है कि अभी पार्लियामेंट के कोई भी सेशन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों नहीं चल रहे हैं, तो और केंद्र सरकार को ये लग रहा है, राष्ट्रपति महोदय को, कि अभी एक ऐसी स्थिति है कि जो काफ़ी टाइम से सुप्रीम कोर्ट में केसों की पेंडिंग बढ़ रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कई मौकों पर कहा है कि आप जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाइए, ताकि हम है जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स होती है, उनको ज़्यादा फॉर्म कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेज यानी संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जनरली जजों की, जैसे 2 जज बेंच जिसमें 2 जज बैठ के किसी मैटर को डिसाइड करते हैं, 3 जज बेंच, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज होती हैं यानी कि किसी संविधान की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हो, यानी संविधान के किसी जो वर्ड है, लाइन है, उसकी व्याख्या करनी हो कि इसका मतलब क्या होता है, और कोई दूसरे क्वेश्चन जैसे जो संविधान की व्याख्या से जुड़े हुए क्वेश्चंस हो, उन सब को, गुड मॉर्निंग अंजलि जी, तो उन सब की व्याख्या से जुड़े हुए मैटर को डिसाइड करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, मिनिमम 5 जजों की एक पीठ होती है, बेंच होती है, मिनिमम 5 जजेस की जो बेंच होती है,
वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। कम से कम 5 जजों की बेंच से ज़्यादा जजेस की बेंच भी हो सकती है। और अभी तक जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में आज के टिल डेट तक जो सबसे ज़्यादा जजों की बेंच बनी है वो 13 जज बेंच बनी है, केशवानंद भारती जजमेंट 24 अप्रैल 1973 का, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर को इंट्रोड्यूस किया था। उसके माध्यम से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया था कि पार्लियामेंट की संविधान में संशोधन करने की जो कैपेसिटी है, पावर है, वो अनलिमिटेड नहीं है। कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं, ऐसे कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं जिनको पार्लियामेंट संविधान में संशोधन करके नहीं बदल सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में अलग अलग जजमेंट के बेसिस पे संविधान की जो मूल विशेषताएं उनको पहचाना है। अलग अलग जजमेंट में अलग अलग है, वैसे कोई पर्टिकुलर टेबल तो नहीं बना रखी कि ऑल दीज आर बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जनरली रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ये सब बार बार सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया है कि ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हैं। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हो गया, आपके 5 जजों की बेंच होगी। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के सामने उसके भी क्वेश्चन, जो संवैधानिकता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, वो डिसाइड करने का मैटर पेंडिंग चल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो प्लेसेज ऑफ, अभी जैसे वक्त अमेंडमेंट एक्ट हुआ है वो भी पेंडिंग पड़ा है। इसके अलावा जैसे अभी सबरीमाला का मैटर चल रहा है, और भी बहुत सारे मैटर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़े हैं। तो उन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को गठित किया जाता है। तो नीड को देखते हुए पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया था कि हम मॉनसून सेशन में सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट को जो एम्पावर करता है वो सेक्शन है 124। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124(1) में इनिशियल जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रक्चर, उसके ड्यूटीज क्या है, स्टेब्लिशमेंट के बारे में चर्चा करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कैसा है। तो इसमें आर्टिकल 124(1) में ये मेंशन, हाँ, जब 1950 में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा रिपब्लिक बना, तो उसमें ये मेंशन कर रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज और एक सीजेआई और 7 अदर जजेज होंगे, जब तक कि पार्लियामेंट कानून बनाकर जजों की संख्या को नहीं बढ़ाती है। तो फिर इसी संवैधानिक शक्ति के तहत हमारी पार्लियामेंट ने जजेज एक्ट 1956 पारित किया, जिस एक्ट के माध्यम से पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम जैसे नीड बनी और रिक्वायरमेंट बनी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो स्ट्रेंथ बढ़ाती रही। और जो लास्ट स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाई गई 30 से 33 जजेस की गई सीजेआई के अलावा, वो आपकी 2019 में की गई। और आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो एक सीजेआई प्लस 33 अदर जजेज हैं, जो अब आज इस ऑर्डिनेंस के थ्रू आज से आपकी जो 16 मई है उससे ये सुप्रीम कोर्ट, ये ऑर्डिनेंस पुराना है 16 मई का, तो उससे उस सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो स्ट्रेंथ हो गई आपकी एक सीजेआई प्लस 37 जजेस। जो तो इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट है 1956 में अमेंडमेंट किया जाएगा। और हमारे संविधान में आर्टिकल जो 123 है, 123 जो प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है इमरजेंसी सिचुएशन में लॉ बनाने के लिए, ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए, तो आर्टिकल 124(1) के तहत प्रदर्श शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रेसिडेंट सर ने सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट 1956 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो वर्तमान संख्या है एक सीजेआई प्लस 33, उसको एक सीजेआई प्लस 37 कर दिया है। तो और हमारे जो संविधान है, भारतीय जो पॉलिटिकल स्फीयर है, इसमें ऑर्डिनेंस की जो परंपरा है, आपने पढ़ा, हम जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे कि 1861 में पहली बार ये पावर गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस पारित करने की ग्रांट की गई थी। और उसके बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन सब ने भी संविधान में आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के लिए ऐसी सिचुएशन में जब पार्लियामेंट सेशन में न हो या पार्लियामेंट का कोई एक हाउस सेशन में ना हो तो कानून बनाने के लिए अथोराइज किया है। और ऐसे ही राज्यों में जो आपके गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो संविधान के आर्टिकल 213(1) के तहत ऐसे ऑर्डिनेंस पारित करते हैं। अब इन ऑर्डिनेंसेस की कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो आपको देखना है।
ऐसे जो भी ऑर्डिनेंस होते हैं जो इस आर्टिकल 123 और 213 ए के तहत पारित किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, उन सब को जब भी पार्लियामेंट का सेशन में आए, जब भी पार्लियामेंट के हाउस से सेशन में आए, इनकी कंडीशन ये है कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा असेंबल हो फिर से, तो उस समय इनको पार्लियामेंट की जो हाउसेज हैं उनके सामने रखना पड़ता है। उनके सामने आप इंट्रोड्यूस करोगे, अगर पार्लियामेंट के हाउसेज इसको अप्रूव करते हैं तो आपका वो फिर प्रेसिडेंट के असेट से क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। और अगर पार्लियामेंट के हाउसेज उनको एक्सेप्ट नहीं करते तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है कि आपके जब भी पार्लियामेंट हाउसेज में आएंगे, यानी सेशन में आएंगे, चाहे लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ आए या अलग अलग सेशन में अलग अलग डेट पे, तो उनके सेशन में आने की 6 वीक के अंदर आपको वो अध्यादेश है वो संसद के हाउसेज के समक्ष रखना पड़ेगा। अगर केस में कि जैसे दोनों साथ हो गए तो दोनों का टाइम एक साथ 6 वीक्स होगा। और इन केस अगर आपके राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग दिन पे सेशन में आते हैं तो जो बाद में सेशन में हाउस हो रहा है, जैसे राज्यसभा लोकसभा के बाद में सेशन में आया, तो जो बाद वाले दिन से आपके 6 वीक काउंट होंगे। और तब तक, और इन केस नहीं अगर दी जाती है, जनरली आप सब जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि साल में 2 बार कम से कम पार्लियामेंट के सेशन होने चाहिए। तो जो कोई भी अध्यादेश है वो मैक्सिमम बिना पार्लियामेंट की स्वीकृति के, असेंट के, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक क्या रह सकता है, आपके इफेक्ट में रह सकता है। और जो प्रेसिडेंट सर हैं वो आर्टिकल 123 के तहत, और राज्यपाल सर हैं जो आर्टिकल 213 के तहत, उन्हीं विषयों पर, उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर ऑर्डिनेंस पारित कर सकते हैं, जिन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट और राज्य विधानसभा केस में विधानसभा कानून बनाने के लिए अथॉराइज है। जिन सब्जेक्ट के ऊपर हमारी पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती, उन सब्जेक्ट के ऊपर प्रेसिडेंट सर भी अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। यानी कि जो अध्यादेश जारी करने का जो आपका प्रोविजन आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के रेफरेंस में और आर्टिकल 213(1) जो राज्यपाल के रेफरेंस में है, उन सभी की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के इक्विवेलेंट ही है। ठीक है। और इसका जो हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, हम इस वीडियो के साथ पिन कर देंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ के बारे में पहले जो भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। अभी कल मैंने आपको बताया था कि अभी जो एमपी मध्य प्रदेश राज्य है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है धार डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे एक भोजशाला है, कमाल अमला एक मॉस्क्यू भी है वहां पे, कमाल मौला मॉस्क्यू भोजशाला और कमाल मौला मॉस्क्यू, जिसमें रिसेंटली एमपी हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि जो भोजशाला जो कमाल मौला मॉस्क्यू है वो बेसिकली मस्जिद नहीं है, वो एक हिंदू साइट है हिस्टोरिकल लिटरेचर के बेसिस पे। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारे जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करता है, कल्चरल साइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो पुरानी रिसर्च पुरातत्व यानी काफ़ी जो पहले की जो भी रिमेन्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। और तो उसमें उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे को उसको हैंड ओवर किया था, सारा कंट्रोल जो भोजशाला है वो उसको माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती थी, इस पुराने हिस्टोरिकल जो लिटरेचर है उसके बेसिस पे डिसीजन दिया था। तो उसको ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको चैलेंज करेगा, क्योंकि जनरली ये उनका राइट, हर जो लिटिगेंट्स होता है, पिटिशनर्स होता है, उनका राइट होता है। और उनके चैलेंज करने का एक ही ग्राउंड है कि जो ये एमपी हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो जजमेंट बेसिकली प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वॉयलेटिव है। इसमें बेसिकली ये लिखा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्डिक्ट जो है, निर्णय है, ये सीधा का सीधा भारतीय संविधान की जो भावना है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो आदेश है, जो संवैधानिक आदेश है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 उसको वायलेट करता है, उसके अगेंस्ट है।
और ये जो हमारा कल्चरल है, हमारी कंट्री है, उसके सेक्युलर फैब्रिक को डिस्टर्ब करता है। तो इसके ऊपर ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चैलेंज करेगा। आपको ये इतना ध्यान रखता है कि जो एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट में है, उन्हें भोज परमार ने इसको जो सरस्वती देवी का मंदिर बनवाया था, हिस्टोरिकल लिटरेचर के अकॉर्डिंग, बाद में जो मुस्लिम इंट्रूडर्स से, जो हमारे मुस्लिम आक्रांता जिनने मुगल्स आए और ये जो सल्तनत पीरियड्स के लोग आए, उन्होंने यहाँ पे मंदिरों को तोड़ के, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ के वहाँ पे अपनी मस्जिद बनाई। तो उसके बाद में क्या हुआ, अब इसका अपन बैकग्राउंड भी जानेंगे थोड़ा सा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को इनेक्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी, उसके ऐसे कौन से फीचर्स हैं। वैसे हमने शॉर्ट में कल भी डिस्कस किया था, लेकिन आप सब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं, जनरली आप ऐसी सिचुएशन से बार बार रूबरू होंगे, फेस होंगे, तो इनके लिए आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। जो संवैधानिक नैतिकता क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो जैसे कि जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था 1990 में अयोध्या में, उसके बाद में जो उस समय की केंद्र सरकार है, कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, उस केंद्र सरकार ने ये सोचा, क्योंकि भारत की जो सेकुलर फीचर्स है और जो भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में सांप्रदायिक दंगे ना हो, क्योंकि बाबरी डिमोलिशन एक्ट के बाद में हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे बढ़े थे, जिसमें काफ़ी संख्या में सब हिंदू और मुस्लिम धर्मों के निर्दोष लोग मारे गए थे। तो ऐसी सिचुएशन ना हमारे सामने फिर से अपीयर हो और हमारे देश की जो सोशल हार्मनी है, यानी कि सामाजिक एकता है, सामाजिक सद्भाव है, वो बना रहे। तो उस परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पास किया था। उसके जो बेसिक फीचर है इसमें ये था कि जो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उस समय कोई भी धार्मिक स्थल जिस रूप में पूजा जा रहा था, उसके धार्मिक चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन अगर कोई मंदिर मस्जिद के रूप में पूजा जा रहा था पुराना, तो मस्जिद के रूप में ही पूजा जाएगा। और अगर कोई मस्जिद पुरानी हो पहले की इंसेंट स्टोरी के अकॉर्डिंग, और वो आज की डेट में मंदिर है या चर्च है, गुरुद्वारा है, तो हाँ, गुड मॉर्निंग सरू भाटी जी। तो जो भी है वो सब उसी कैरेक्टर के रहेंगे, उनका नेचर नहीं चेंज किया जाएगा। कोई भी नेचर होगा वो इलीगल होगा। और कोई भी कोर्ट जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, यानी कि जो धार्मिक स्थल है, उनकी पहचान से संबंधित किसी भी तरह के जो सूट होंगे, कोई भी याचिका होगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन रखा गया था, वो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि जो डिस्प्यूट था, उसको एक्सेप्शन उसके अलग से रखा गया था। तो इसमें बेसिकली एक तो सेक्शन 3 था। इसके अलावा कुछ इसमें एक्सेप्शन ऐसे थे कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो प्रोटेक्टेड साइट हैं, कल्चरल साइट्स हैं, वो सब क्या होगी, आपकी इस एक्ट के परव्यू से बाहर होगी, यानी इस एक्ट का इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसमें एक तो आपका बेसिकली सेक्शन 3 था, एक सेक्शन 4 था और सेक्शन 5 एक्सेप्शन था अयोध्या डिस्प्यूट के लिए। और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल को लेकर भी, इसकी संवैधानिकता लेकर भी कुछ पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में हमने फाइल कर रखी। पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी पेंडिंग पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर कब सुनवाई करता है, तब इसमें उन्होंने चैलेंज किया है कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स का कंसल्ट नहीं किया गया है, आर्बिट्रेरी है। इसके ग्राउंड पे देखते हैं जो हमें राइट टू जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको वायलेट करता है। पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट इसको कब डिसाइड करता है तब। लेकिन अब क्योंकि ये मैटर इसके रेफरेंस में आ रहा है बहुत साल वाला, तो शायद अब सुप्रीम कोर्ट पहले इस डिस्प्यूट को डिसाइड करने से पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की जो संवैधानिकता है उस पर डिसीजन देगा। ये जो अभी ट्रम्प सर आए, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा था, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि अभी जो एक टेररिस्ट है आईएसआई का, जिसका सेकंड लीडर था, उसका नाम आपको याद रखना है। और जो टेररिस्ट है उसकी डेथ हो गई है। आपको अभी अबू बिलाल अल मीनू की आरपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, यूपीएससी तो फिर भी नहीं पूछती। आरपीएससी अबू बिलाल अल मीनू की कौन है जो रिसेंटली डेड हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आरपीएससी ये नाइजीरिया में मारा गया है और ये आईएसआई
एस का सेकंड कमांडर है, सेकंड लीडर है, सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर है, नाइजीरिया मारा गया। और इसी नाइजीरिया के केस में नाइजीरिया भी क्या है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बोको हराम का नाम याद रखना आपको, एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है बोको हराम, उसका नाम याद रखना है, वो नाइजीरिया से रिलेटेड है। जैसे चेचन्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है रसिया से रिलेटेड है, वैसे बोको हराम आपका नाइजीरिया से रिलेटेड है। अभी इसमें हमें इतना ही जानने से ज़्यादा कुछ नहीं। अभी ये नीट का जो पेपर चल रहा था इसके बारे में अपन पहले काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रोफेसर है जो एंटी एग्जामिनेशन के एक्सपर्ट कमेटी में है, इन्होंने पेपर लीक किया था। मनीषा मंधारे पुणे की है और पीवी कुलकर्णी जी, इन दोनों को अरेस्ट किया गया। ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी इंपॉर्टेंट ये है सीबीएसई मेक्स थर्ड लैंग्वेज मस्ट फॉर क्लास 9th स्टूडेंट फ्रॉम दिस ईयर। अभी अप्रैल 2026 में सीबीएसई ने अपना नया करिकुलम जारी किया है, यानी आसान भाषा में एक ही विद्यालय शिक्षा में क्या पढ़ाया जाएगा, बच्चों को नई टेक्स्ट बुक्स है और किस तरह से पढ़ाया जाएगा, ये सारा जो है उन्होंने रूपरेखा आपके अप्रैल 2026 में जारी की थी। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी ने ये डिसाइड किया था। एनसीईआरटी ऑटोनोमस बॉडी है जो भारत में स्कूल एजुकेशन के लिए टेक्स्ट बुक तैयार करती है, सिलेबस तैयार करती है, उसका जो पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है, मार्किंग कैसे, ये सब सारे जो रिसर्च बेस्ड एनसीईआरटी करती है। एनसीईआरटी के जो स्थापित हुई थी 1961 में हुई थी। और जो एनसीईआरटी का ये जो अभी का डिसीजन है वो अपनी नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के कस्तूरी रंगन जी की रिकमेंडेशन पे बनी है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी है? के कस्तूरी रंगन जी, ये आपको नाम याद रखना है कि कस्तूरी रंगन जी का अभी डेथ हो गई थी, तो ये थोड़ा न्यूज में रह सकता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनको अर्ली स्टेजेस में उनकी मदर टंग में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनी इंडिया में पहले से ही है हर एजुकेशन के साथ में, जो हमारी की कल्चरल डाइवर्सिटी है और जो कंट्री की यूनिटी में थोड़ा यूनिटी को एनहेंस करता है उन सब में। तो इसमें क्या किया कि पहले तो जो अप्रैल 2026 में भी अपना करिकुलम जब अनाउंस किया था सीबीएसई ने, तब उसमें ये मेंशन किया था कि उन्हें हम इस बार से जो 6th क्लास है, अपर प्राइमरी से 6th क्लास से हम थर्ड लैंग्वेज करेंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे कि बच्चों को थर्ड लैंग्वेज पढ़नी है। और इन जो 3 लैंग्वेज हैं इनमें मिनिमम 3 लैंग्वेजेस से मिनिमम दो लैंग्वेजेस तो आपको क्या करनी पड़ेगी, वो इंडियन नेटिव लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। इंडियन नेटिव लैंग्वेज का मतलब कि जो भारत की भाषाएं हैं, इंडियन नेटिव लैंग्वेज जो भारत में पैदा हुई है, भारत ही में ही उनका ओरिजिन हुआ है, तो वो लैंग्वेज इंडियन नेटिव लैंग्वेज होते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 और जो अभी जो रिसेंटली नया अपडेट आया है एनसीईआर सीबीएसई का, यानी सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और जनरली ये जो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, ये सीबीएसई ये एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसको फॉलो करता है। तो जो सीबीएसई ने जो अभी इंट्रोड्यूस किया था नया करिकुलम, उसमें इन्होंने किया था कि हम 6th स्टैंडर्ड से जो थर्ड लैंग्वेज पढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन अब इन्होंने ये बोला कि हम 6th में 9th और 10th के बच्चों को इससे बाहर रखा गया था, लेकिन अभी इन्होंने बोला कि हम 9th के बच्चों को भी इस बार से 3 लैंग्वेज का जो स्टडी है वो करवाएंगे। और इन 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज आपकी इंडियन ओरिजिन की होनी चाहिए, इंडियन नेटिव। और अगर मान लो कोई स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो उसमें जो इंग्लिश है, एक लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है एजुकेशन वो इंग्लिश है, तो जो बाकी 2 लैंग्वेज है वो उनको इंडियन ही चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश आपकी फॉरेनर लैंग्वेज है। और हालांकि जो इस बार से है जो 10th की बोर्ड एग्जाम है, 10th की बोर्ड की एग्जाम है, सीबीएसई जो थर्ड लैंग्वेज का पेपर नहीं लेगी, वो स्कूल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। स्कूल की जो इंटरनल असेसमेंट होगा कि 9th क्लास के बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके बाद में कोई डिसीजन लिया जाएगी 10th क्लास में थर्ड लैंग्वेज का पेपर हो या नहीं हो। ये जो डिसीजन है वो हमारे भारत की यूनिटी के लिए और कल्चरल डाइवर्सिटी में जो हमें एक साथ कनेक्ट करता है, अलग जैसे नॉर्थ के साउथ के बच्चों को कनेक्ट करता है, तो इन सब को देखते हुए काफ़ी हमारी कंट्री की यूनिटी के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है। और अभी आपको पता है जैसे हमारे पीएम सर अभी 5 देशों की यात्रा पे गए हैं, 15 से 20 तक। वो पहले यूएई गए थे 15 को, फिर वहीं से वो नीदरलैंड चले गए। नीदरलैंड
जो पुराना उसका हॉलैंड नाम था, और नीदरलैंड में एक फेमस जो शहर है आपकी साइट जैसे दी है, वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएन की एजेंसी, उनके हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब गए तो इनने जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा मीन्स की जो हिंदुस्तानी लोग हैं जो नीदरलैंड में रहते हैं, डायस्पोरा का मीन्स ये होता है कि जो भारतीय लोग भारत के अलावा दूसरे देशों में रहते हैं, वहाँ पे ट्रेड करते हैं, वहाँ पे सेटल्ड है, वहाँ पे ऑक्यूपेशन है, उनके प्रोफेशन है, तो उन सबको जनरली मोदी जी जहाँ भी जाते हैं जो हिंदुस्तानी लोग होते हैं उनसे मिलते हैं, और हिंदुस्तानी लोगों को भी ये लगता है कि हम अपने देश से ही जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ, और जो इंडियंस हैं जो आपके, उनसे हमारे देश को क्या मिलता है, वो इन्वेस्ट करते हैं हमारे देश में, और कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होते हैं, तो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वेल बीइंग के लिए काम करते हैं, उनसे उनको बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप आइए हमारी कंट्री में भी, आप क्या है इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप खुद हिंदुस्तानी, तो अपनी कंट्री में भी इन्वेस्ट कीजिए, अपनी कंट्री में भी सेवा कीजिए। तो यहाँ पे अभी जो यहाँ के इन्होंने पीएम से मिले, जो नीदरलैंड के जो डायस्पोरा इंडियन उनसे मिले, भारतीयों से मिले, और उन्होंने यहाँ पे बोला फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सबको। और नीदरलैंड जैसा कि आपको पता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, यानी डच यानी हॉलैंड के लोगों को डच कहते रहने वाले, जैसे हम इंडियन हैं तो इंडियन, इंडिया के सिटीजन्स को इंडियन बोलते हैं, वैसे हॉलैंड के लोगों को डच बोलते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी जो भारत में ट्रेड करती है, हालांकि ब्रिटिश ने फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से खदेड़ दिया, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन फोकस आपकी मलाया और इंडोनेशिया, इन्हीं पे रहा, मसाला आइलैंड के ऊपर ही रहा। तो उस टाइम पे जो नीदरलैंड, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने जो भारत के कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे चोला एम्पायर है साउथ का, तो वहाँ के कुछ आर्टिफैक्ट्स यानी कलाएं, जो कुछ मूर्तियाँ, कुछ ताम्रपत्र वो ले गए थे, तो 11वीं सेंचुरी के हैं ये चोला राजवंश की जो कॉपर प्लेटें हैं, कांस्य प्लेट, वो जो अभी जो हॉलैंड के या नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर है जो रोब जेटन, उन्होंने वापस की। तो आपको इनका जैसे आरपीएससी पूछ लेती है कोई भी एग्जाम में, तो आपको हॉलैंड के प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है, रोब जेटन, जो पीएम सर से मिले हैं। उन्होंने जो 11वीं सेंचुरी की चोला राजवंश है उसकी एक कांस्य से जो प्लेटें हैं वो दी हैं। ये सभी कांस्य प्लेटें एक ताले में गुथी हुई हैं। तो इसमें इन प्लेट्स के बारे में है, ये कौन प्लेटें जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लेडेन यूनिवर्सिटी है हॉलैंड की 1862 में उसको दे दिया था, और उसके बाद में ये वहीं उन्हीं के पास थी। और ये सभी हैं जो तमिलनाडु के नागापट्टिनम है, वहाँ पे एक्सकेवेट किए गए थे 1687 और 1700 में, और नीदरलैंड आए थे 1712 में। आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना, आरपीएससी स्पेशली ऐसा पूछ लेती है कि जो 11वीं सेंचुरी की चोला डायनेस्टी की कॉपर प्लेट्स है वो तमिलनाडु के नागापट्टिनम में एक्सकेवेट की गई थी, मतलब निकाली गई थी, जमीन से खोदी गई थी 1687 और 1700 के बीच में। और नीदरलैंड या डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड कब ले गई? 1712 में। उसने फिर वहाँ पे 1862 में नीदरलैंड की जो यूनिवर्सिटी है लेडेन यूनिवर्सिटी उसको दिया था। और इसकी जो इसको वापस लौटाने की रिक्वेस्ट आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भेजी थी 2023 में। Request for the return. The Ministry of Culture had sent a request for the return of these artifacts from the Netherlands in 2023 and 2023 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड संस्कृति मंत्रालय ने नीदरलैंड को रिकमेंडेशन भेजी थी कि आपके पास हमारी ये जो चोला डायनेस्टी की ये प्लेट्स हैं, कॉपर प्लेट्स, वो आप हमें अगर लौटाइए। और उसको एक्सेप्ट करते हैं नीदरलैंड ने कि 11वीं सेंचुरी की चोला प्लेट्स को रिटर्न किया है, अभी पीएम सर को गिफ्ट किया है। तो ये प्लेटें हैं जो चोला की कॉपर प्लेटें हैं, इनके बारे में पीएम सर ने ट्वीट भी किया है। ये 21 बड़ी प्लेटें हैं और 3 छोटी प्लेटें हैं, और इन सब के ऊपर कुछ भी लिखा है वो तमिल लैंग्वेज में लिखा है। और ग्रेट राजेंद्र चोला जो प्रथम था उसके बारे में है, किंग राजा फर्स्ट के बारे में है, और इन सब के बारे में 21 तो है आपकी कॉपर प्लेट बाई ए ब्रॉन्ज रिंग बेरिंग द सील ऑफ किंग राजेंद्र चोल फर्स्ट, जो 11वीं सेंचुरी में चोला डायनेस्टी, चोला राजवंश के राजा थे राजेंद्र चोल फर्स्ट, उसके टाइम पे इनको एक साथ सील किया गया था बांधा। इसमें 5 प्लेट संस्कृत में है और रिमेनिंग इन तमिल। 5 प्लेटों के ऊपर संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और जो बाकी की प्लेट है 21 में से 16 उनके ऊपर तमिल में लिखा है। और दूसरे ऑब्जेक्ट हैं, उनका ओरिजिन 1688 में
तीन कॉपर प्लेट्स हैं जिनके ऊपर तमिल में लिखा है और ये भी एक साथ बांधी गई। और वो ये चोला किंग है दूसरे, ये कुलोटुंगा चोला फेस्ट 1070 से 1120 के बीच का है। तीन लेडेन यूनिवर्सिटी में दिए गए हैं। और ये इसके बारे में हाँ था कि ये कहाँ से है। पैगोडा इन नागापट्टिनम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया। 1627 से 1700 में नागापट्टिनम हैव कैप्चर्ड बाय ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। चोला प्लेट्स वर टेकन आउट ऑफ एरिया विदाउट, ठीक है। तो और इसके अलावा भी नीदरलैंड हॉलैंड ने भारत में अभी कल ही अपनी इच्छा जाहिर की कि हम जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सी बेड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके डायरेक्शन में हम साथ में मिलके काम करेंगे। ये इंडस वाटर ट्रीटी आपको थोड़ा ध्यान, इंडिया रिजेक्ट्स कोर्ट आर्बिट्रेशन अवार्ड एज नल एंड वॉइड। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो कोर्ट आर्बिट्रेशन है, डिस्प्यूट, आपको पता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर ये पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद में भारत सरकार का स्टैंड ये रहा कि खून और पानी एक साथ फ्लो नहीं हो सकते। तो उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी है यानी सिंधु और उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, उसकी सहायक नदियाँ हैं 5, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन सब क्योंकि ये दोनों ट्रांस बाउंड्री रिवर है यानी भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है। व्यास जनरली सतलज की एक सहायक नदी है, बेसिकली जो मेजरली फ्लो होती है इंडिया में होती है, लेकिन उसका वाटर ड्रेन होता है सतलज में, तो उसका वाटर का जो भी सर्टेन पोर्शन होता है वो आपका पाकिस्तान में फ्लो होता है। तो इन सभी रिवर्स के वाटर को शेयर करने के रिगार्डिंग लगभग 10 साल की जो वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में जो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको थोड़ा जान लेना चाहिए। ये 19 सितंबर 1960 को हुई थी भारत और पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी। यानी ये सिंधु नदी आपकी जो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेके एक संधि हुई थी जो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उन दोनों को ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। लगभग 10 साल की लंबी टॉक के बाद में, और इस मध्यस्थता में यह हुई थी कब, 19 सितंबर 1960 में भारत और जो पाकिस्तान उसके बीच में ये ट्रीटी हुई थी विश्व बैंक की मध्यस्थता में। आपको ध्यान रखना है 9 ईयर के जो बातचीत हुई थी भारत और पाकिस्तान, उसके बाद ये हुई थी। और ऑपरेशन जो पहलगाम अटैक किया था 22 अप्रैल को भारत के ऊपर पाकिस्तान ने, उसके बाद में भारत में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उसके बाद में भारत ने जो इनका है इस संधि को सस्पेंड कर दिया था कि हम इस संधि को नहीं मानते, पाकिस्तान हमारे ऊपर हमारे नागरिकों को मारता है और हम बार बार उसके फेवर में उनको पानी सप्लाई नहीं होने दे सकते, तो उसको सस्पेंड कर दिया था इंडस वाटर ट्रीटी के बाद में। और बाद में पाकिस्तान ने इसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चैलेंज किया। इसी में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें एक सेक्शन है प्रोविजन जिसमें कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लाया जाएगा। तो अभी भारत सरकार ने बोला है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसने 15 मई 2026 को पाकिस्तान के फेवर में जजमेंट दिया कि भारत उस जो है उसको एग्रीमेंट को मानना पड़ेगा, उससे बाउंड है और वो ऐसे ही वाटर जो है उसके फ्लो को रोक नहीं सकता है। तो उसको भारत ने रिजेक्ट किया कि भारत ऐसे किसी भी आर्बिट्रेशन यानी कि जो कोई भी ऐसा अवार्ड है उसको भारत नहीं मानता है। ये भारत के विदेश मंत्रालय के जो भी मीडिया पर्सन है उन्होंने इसके बारे में रिप्लाई किया है। ये इम्पोर्टेंट है। अभी बंगाल में जो अभी आपको पता है कि बंगाल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आपके केरला का आजकल नाम केरलम कर दिया गया है, केरलम नाम हो गया अभी, और आपका एक आसाम और एक यूनियन टेरी पुदुचेरी, यूटी है आपकी पुदुचेरी। तो इनमें अभी रिसेंटली लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए हैं। जिन वेस्ट बंगाल की हमने आपको पहले बताया 294 सीटें हैं, तमिलनाडु की 234, केरलम की 140 है, आसाम में 120 सीटें लेजिस्लेटिव, पुडुचेरी में 30 है। पुडुचेरी आपके दिल्ली और जम्मू कश्मीर यूटी के अलावा
थर्ड CUT है जहाँ पे आपका क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो अभी जो सबसे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो वोटिंग हुई है वोटर टर्न आउट, यानी कि जो भी रजिस्टर्ड वोटर हैं उनमें से कितने लोग वोटिंग आवाज कट रही है गोपी किशन जी। चलो मैं बोलता हूँ टेक्निकल पर्सन को कि आवाज कैसे कट रही है, वो उसको चेक करेंगे एक बार। तो एक बार आवाज चेक करवाना सर, एक बार आवाज वॉइस कट रही है, बच्चे कमेंट करें कि वॉइस कट रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आरो जी। हाँ अभी बात करता हूँ मैं एक बार, वो टेक्निकल पर्सन है वो भी देखेंगे वॉइस कैसे कट रही है, वो देखते हैं। अभी आ रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि वॉइस कैसे नहीं आ रही। आवाज कट रही है अभी चेक करवाते हैं। अरे मैं क्लियर बोल रहा हूँ, शायद टेक्निकल एरर आ गई तो शिंदर अभी देखते हैं एक बार उनको। अभी चेक करवाते हैं टेक्निकल एरर। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, शायद कोई टेक्निकल एरर आ गई, अभी रुको बुलाते हैं टेक्निकल पर्सन को। हाँ अब क्लियर आ रही है कि आप मेरे को बताइए कि आवाज क्लियर आ रही है। आप कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है। अब जैसे मैं बोलूँ तो बताना कि आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। जो भी वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन है वो सब बताइए कि ठीक है। तो अभी बताइए कि मैं बोला कि अभी जो वेस्ट बंगाल में भी रिसेंटली इलेक्शन कंक्लूड हुए हैं, पूरे हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा वो वोटिंग परसेंटेज हुआ है 93.71%, वो आपके वेस्ट बंगाल में हो रहा है। आवाज क्लियर आ रही है? नहीं आ रही? एक मिनट देखते हैं, अभी रुको। नहीं आ रही आवाज, रुकिए बुलाते हैं एक बार, रुकिए। नहीं आ रही, नो आ रही। अच्छा गोपी किशन बोल रहा है नहीं आ रही आवाज, कैसे नहीं आ रही? अभी रुको एक बार, वो आ रहे हैं टेक्निकल पर्सन, उनको बुलाते हैं। इसको टच मत करो, अभी आवाज देखते हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं ना? अच्छा इसको टच करने से बंद, इसको टच करने से अच्छा अच्छा। हाँ हाँ चलो मैं इसको माइक को टच नहीं करता हूँ। नहीं आ रही? आ रही है क्या? हाँ आ रही है इस बार। हाँ ठीक है ठीक है, अब आ रही है, ठीक है ओके मैं करता हूँ। हाँ ठीक है। तो हम ये बात करें तो जो बंगाल अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं जहाँ पे 4 स्टेट में और 1 यूनियन टेरिटरी में, वहां पे सबसे ज्यादा इलेक्शन जो परसेंटेज है यानी कि जो रजिस्टर्ड वोटर है उनमें से सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया है बंगाल में 93.71%, यानी अप्रोक्सीमेटली 94% वोटिंग हुई है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि बंगाल के अगर वोटर लिस्ट में 100 लोग हैं तो 100 में से 94 लोगों ने अपने वोटिंग राइट का यूज किया है, जो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पावर ट्रांसफर होता है उसके लिए बहुत अच्छा संकेत है। काफी टाइम से भारत सरकार और जो राजनीति जो इलेक्शन कमीशन है वो इस चिंताजनक स्थिति पे थे कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, लोगों में वोटर अवेयरनेस कम है और जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसमें लोग कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये काफी अच्छा अभी संकेत है। आसाम में भी हायर अमाउंट में जो वोटिंग शेयर हुआ है, बाकी सभी स्टेट में हुआ है। तो जो ये बंगाल में वोटिंग शेयर इतना इंक्रीज हुआ है ये अपनी इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ। तो ये आपको जो हमारी कंट्री के बाद में जो पब्लिक जो फर्स्ट इलेक्शन हुए जनरल इलेक्शन, उसके बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इलेक्शन में 93.71% आपकी वोटिंग हुई है। तो और इससे जो सेकंड जो इससे पहले है आपके, एक बात, सेकंड हाईएस्ट आपके त्रिपुरा के 2013 के इलेक्शंस में हुआ था। ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो आजाद भारत में यानी कि जब हमारा स्वतंत्र हुआ देश 15 अगस्त 1947, उसके बाद में 1951-52 में हमारे जो फर्स्ट 1951-52 में हमारे प्रथम जनरल इलेक्शन हुए, उन इलेक्शंस के बाद में आज तक इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज कभी नहीं रिकॉर्ड किया गया है। तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे आपके त्रिपुरा में इलेक्शन हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली 2013
2013 में, उसमें सेकंड जो हाईएस्ट परसेंटेज था 93.61% वोटिंग हुई है, यानी 100 में से लगभग 93.61 लोगों ने अपने वोटिंग राइट का यूज किया था। और इसी के अलावा दूसरे जहां पे 10 अलग स्टेट के नाम भी दे रखे हैं, आप स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में हो सकता है, त्रिपुरा के अलावा नागालैंड में, मणिपुर में, पुदुचेरी, तो इन सब के भी आपको नाम याद रखने हैं कि यहाँ पे भी वोटिंग परसेंटेज हाई रहा है। तो जो वोटिंग परसेंटेज हाई हुआ, इसमें एक बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर जैसे आप सुने रहे हैं अभी की जो SIR प्रोसेस हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहा है। और इसके लिए जो पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, हमारे संविधान के आर्टिकल 324, उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और इलेक्शन कंडक्ट रूल्स यानी कि निर्वाचन संचालन नियम 1960 में इलेक्शन कमीशन इसके लिए अथोराइज है कि वो जो है इलेक्शन, जो जब भी जनरल इलेक्शन या लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो, उससे पहले जो इलेक्टोरल रोल है यानी कि आपकी निर्वाचक नामावली है, उसमें उसको प्यूरिफाई करे, उसमें जो भी जो नॉन सिटीजन्स है उनको वहां से हटाए, मॉडिफिकेशन करे, नए लोगों को वोटर लिस्ट में ऐड करे, ये सारे प्रोसेस करता है। और इसके चैलेंज को लेके जो SIR की वजह से बंगाल में काफी लोग, लगभग 90 लाख लोग डिलीशन हुआ वहां पे, जो पुराने इलेक्टोरल रोल से थे। जो 2024 में हमारे जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें लगभग जिन लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया था, अच्छा थोड़ा क्लियर लिखे, हाँ ठीक है लिखते हैं क्लियर। अभी ये त्रिपुरा लिखा है मैंने, ये केरलम लिखा है, आसाम, पुदुचेरी, चलो फिर भी थोड़ा हिंदी में भी मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि इसमें जो SIR प्रोसेस थी, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दी। इसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी संवैधानिकता, और इसको कि ये जो दूसरे पिटिशनर गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन है SIR के तहत सिटीजनशिप चेक नहीं कर सकता इंडिया लोगों की, वो उसका मैंडेट सिर्फ लोगों को इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड करने का है, जो लोग डेथ हो गए उनको हटाना है, जिन्होंने अपना माइग्रेट कर गए, अपना एड्रेस चेंज कर लिया। सर आप खुद ही क्लियर नहीं दिख रहे हो। नहीं अब तो क्लियर दिख रहा हूँ भाई, मैं अब तो सही दिख रहा हूँ। हाँ अब तो क्लियर दिख रहा हूँ, कोई क्लियर ना दिखो तो कोई बात नहीं, आप तो मेरी वॉइस के ऊपर और जो मैं लिख रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कीजिए, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको क्लियर आना चाहिए, समझिए। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट रिजर्व रखा है। तो ये जो बंगाल में वो हाई वोटर टर्नआउट हुआ है, उसके एक पीछे है कि जो बंगाली लोग हैं उनमें से लगभग 90 लाख लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, तो उन्होंने अपने वोटिंग राइट का यूज अच्छे से किया है। सर आप तो सही से दिखने, मैं सही नहीं दिख रहा, एक बार देखना। थोड़ा टेक्निकल जो है हमारे एक्सपर्ट रेहान जी, वो उनको बुलाना, भागड़ जी को, बच्चे बोल रहे हैं कि मैं सही नहीं आ रहा, वीडियो तो सही आ रहा है, मैं तो यहाँ स्क्रीन में साफ दिख रहा हूँ। सर सब सही है, अच्छा हाँ चलो ठीक है अंजलि जी, मैं सही हूँ। SIR के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग कर रखा है उसका जजमेंट रिजर्व कर लिया, जब भी कोई डिसीजन देंगे उसके बारे में तो हम डिटेल में और स्टडी करेंगे। तो अभी जो ये आफ्टर जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है यानी पश्चिमी एशिया में, थोड़ा हिंदी में लिखते हूँ, आप में से कई बच्चों की बोलते हैं कि सर आप हिंदी में नहीं लिखते हो तो पश्चिम एशिया, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पार्ट रहोगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा रहे हैं, तो आपके लिए इंग्लिश, ये तो नॉर्मल इंग्लिश है वेस्ट एशिया वाली बेसिक, तो ये इतनी इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हो रहा है, वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ है आपका, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर हुआ उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या इसको आप बोल सकते हो हॉर्मुज जल संधि। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यानी वाटर स्ट्रेट है, और वाटर स्ट्रेट का क्या करती है, आपके बेसिकली दो जो वाटर बॉडीज हैं उनको कनेक्ट करती है और दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करती है। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैंने पहले भी बता दिया है, ये आपके ईरान के
कंट्रोल में है। और ये पर्शियन गल्फ यानी कि जो फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी, उन दोनों को कनेक्ट करती है। और विश्व में जितना भी तेल और नेचुरल गैस का जो भी ट्रेड होता है उसका लगभग 20% या 1/5 20% और 1/5 आपका यानी 1/5वां हिस्सा, अगर 100 लीटर अगर फ्यूल आपका यहाँ ट्रेड होता है पूरी दुनिया में, उसका 20 लीटर इसी रास्ते से होता है। और भारत अपनी जरूरतों का जो भी ऑयल और गैस, पूरा हिंदी में पढ़ाओ सर सरिता जी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आप जैसे यूपीएससी आईपी और आरएस के आगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और कुछ हमारी इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं, व्यूअर्स हैं, तो उनको देखते हुए और अच्छी लीगल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इंग्लिश में ही और हिंदी दोनों में ही पढ़ाना पसंद करता हूं। और आपको भी, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाओगे, हमारा जो ये एडिशन है बेसिकली आरएस और आईएएस के ऊपर फोकस है, तो आपको इंग्लिश थोड़ा बेटर करना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंसान जब चाहे तो सीख नहीं सकता, आप लैंग्वेज थोड़ा और सीखिए। हाँ, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका ये हो गया। तो इसमें जो इसको देखते हुए जो संकट, हमारी ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है और हमारे नेचुरल गैस की जो सप्लाई नहीं हो पा रही उसकी, और मैंने पहले भी बताया हमारे फर्टिलाइजर्स है यानी कि जो उर्वरक होते हैं, खाद वाद डालते हैं ना, उनका भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो बहुत सारी फर्टिलाइजर्स यूनिट बंद हो चुकी हैं। और सेरेमिक इंडस्ट्री जैसे टाइल बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी बंद हो चुकी है, क्यों, उनको नेचुरल गैस चाहिए होती है उनमें, उनको रन करने के लिए। तो उन सभी सिचुएशन को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया था अभी। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आवाज तो सही है। और किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या आवाज की? सरिता जी के अलावा और किसी को आवाज नहीं आ रही सही? हाँ अंजलि आप बताओ, आवाज सही आ रही है कि मेरी? तो जैसे गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, यानी कि सोना अगर आप आयात करोगे तो उसके ऊपर ज्यादा आपको टैरिफ देना पड़ेगा। जो इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा बढ़ा दी, 5 से 15% बढ़ा दी, जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, जो हमारे डॉलर है, उसको सेव करने के लिए। और भारत सरकार ने लोगों से अपील भी की है। तो इसी को देखते हुए कि जो हम चांदी का इंपोर्ट करते हैं उसको भी कम किया जाए, ताकि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत और ज्यादा। अच्छा ठीक है अंजलि, ना गिरे। और ये इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड अकाउंट्स फॉर जस्ट 5% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ये हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो आईएएस होते हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स जैसे आप में से कोई आईएएस बनेंगे तो इन फ्यूचर आप भी कॉमर्स मिनिस्ट्री यानी कि आपका वाणिज्य मंत्रालय है उसके सचिव बनेंगे। तो आप बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लेंगे। तो इंट्रा ब्रिक्स का मीन्स होता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस बार का ब्रिक्स समिट भारत, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इसके अलावा दूसरे देश आपके जो ईरान है, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरेबिया है आपका, इंडोनेशिया है आपका, इजिप्ट है आपका यानी मिस्र है, इथोपिया है। इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की अभी जो हमारे अर्जेंटीना ने पहले इसमें शामिल होने की सहमति दी थी, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया। अर्जेंटीना एक अलग देश था। तो जो ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर की अभी नई दिल्ली में मीटिंग हुई है कल और परसों, हम सबने देखा। तो उस मीटिंग के बाद में उसमें ये डिस्कस हुए हैं कि हमारे जो ब्रिक्स है जनरली इसमें ट्रेड और इकोनॉमिक इशू के ऊपर जो ब्रिक्स का जो सेकंड मीटिंग हो रही है, जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप 4th टाइम आ रही है इंडिया के पास 2012 में। इंडिया हैज अज्यूम द ब्रिक्स चेयरशिप फॉर द 4th टाइम। यानी जो ब्रिक्स का आयोजन हो रहा है, ब्रिक्स का चेयरमैन भारत चौथी बार बना। आपको याद रखना है, पहले बन चुका 2012 में समिट हुआ ब्रिक्स का, 2016 में, 2021 में, अब भी चौथी बार। तो इसमें जो ब्रिक्स के कॉन्टैक्ट ग्रुप है कुछ, जैसे कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स होते हैं, उनके लोग आपस में मिलके को डिस्कशन करते हैं। अपने जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर के हो या साइंस और टेक्निकल या डिप्लोमेटिक सेक्टर से लोग हो, वो सभी आपस में मिलकर पॉलिटिक्स डिसीजंस करते हैं। पहले गांधीनगर में हुई थी आपके 14 और 15 मई को हुई है। तो उसमें बोला है कि जो ब्रिक्स का जो हमें है वस्तुओं का जो व्यापार है, जो मर्चेंटाइज या मर्केंटाइज बोल सकते हो आप, ट्रेड होता है, उसको लगभग 13 गुना बढ़ाना है। इसमें ये डिस्कस किया था उन्होंने कि जो हमें जो ब्रिक्स के देश हैं, आप इंट्रा ब्रिक्स का मतलब कि ब्रिक्स के देश आपस में जो भी व्यापार करते हैं
वो व्यापार पूरे वर्ल्ड जो ट्रेड होता है उसका सिर्फ 5% ही, और हमें इसको बढ़ा के लगभग 13 गुना ज्यादा बढ़ाना है। और जो अभी जो 84 बिलियन डॉलर्स का है 2003 में था, उसको 1.17 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाया गया है, काफी बड़ा है। और हमें और ज्यादा ग्रोथ करनी है इसमें कि ब्रिक्स के देश आपस में ज्यादा इंटरकनेक्ट हो, तो जिससे हमारा जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है उनको हम काउंटर बैलेंस कर सके। ब्रिक्स का जब इंडिया में समिट होगा तब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। जो लास्ट ब्रिक्स समिट था वो आपका ब्राजील की रियो डी जेनेरो में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और जो सिंगापुर पिप्स UAE एज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। जैसे कि हर कंट्री है अपना ट्रेड करती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो उसके पास कमी होती है वो इंपोर्ट करती है दूसरे देशों से, जो इसके पास हमारे पास अगर वो उसका प्रोडक्शन लेस अमाउंट में होता है जो हमारी नीड को फुलफिल नहीं कर पाता, उस केस में हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। तो जैसा कि आपको पता है कि हम ऑयल नीड्स का इंपोर्ट करते हैं, तो इसी तरह हम और दूसरी चीज़ें भी जैसे इंजीनियरिंग गुड्स हो गई, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, जेम्स ज्वेलरी हो गई, अपनी मेडिसिन है, वो बहुत सारा हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। उनमें हमारा केमिकल प्रोडक्ट्स है, काफ़ी अच्छी हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर गुड्स करते हैं हम बहुत सारी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट, तो उसी में जो हमारा एक्सपोर्ट होता है जनरल अलग अलग कंट्रीज को करते हैं। तो अभी का जो डेटा है मार्च 2000 जो यानी 28 फरवरी को जब स्ट्रेट ऑफ ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया, उसके बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक कर दिया कि वहाँ से जो शिप्स होते हैं उनकी आवाजाही बंद कर दी, तो भारत का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही डिस्टर्ब हो गए। तो उसमें हमने क्या किया है कि अभी जो मिनिस्ट्री कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने जो भी डेटा शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है अपना UAE के साथ और सिंगापुर के साथ, उसमें जो UAE को सिंगापुर ने अपनी रिप्लेस कर दिया, जो अप्रैल में रिप्लेस कर दिया कि हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट कर रहे हैं अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक होने के बाद में UAE के बजाय हम सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे कौन सा एक्सपोर्ट किसको कर रहे हैं, सिंगापुर को कर रहे हैं। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया का एक आइलैंड कंट्री है, छोटा सा देश है और कॉस्मोपॉलिटन कंट्री, यानी कि यहाँ पे अलग अलग देशों के लोग रहते हैं साथ में मिलके। सिंगापुर ये डेवलप नेशन की कैटेगरी में आता है, छोटा आइलैंड कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया का। सिंगापुर के साथ हमारा ट्रेड 180% इंक्रीज हो गया और UAE के साथ हमारा ट्रेड 36% गिर गया है। इसके अलावा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इफेक्ट है जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है। ये सॉवरेन गोल्ड स्कीम थी जो भारत सरकार ने 2015 में शुरू की थी, क्योंकि जो इंडियंस हैं वो गोल्ड हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, चाइना के बाद में सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं गोल्ड के। और जो हिंदुस्तानी परिवार है, शादी ब्याह हुआ, कोई फंक्शन हुआ, तो इसमें क्या करते हैं वो गोल्ड को काफ़ी मतलब डिस्प्ले करते हैं, पहनते हैं, शादी ब्याह में गहना गोल्ड के काफ़ी बनते हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से और फिर उसके बाद में उनके घरों में मतलब ऐसे पड़ा रहता है बिना किसी काम की, स्टोर करके रखते हैं। तो भारत सरकार ने एक पॉलिसी लाई कि जो भी गोल्ड है हमारे जो भारतीय परिवार उनके पास जो गोल्ड रखा है उस गोल्ड को वो उसके लिए हमारे पास जमा करें, हम उसके बदले में उनको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड देंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मतलब वो गोल्ड बॉन्ड है जो भारत सरकार द्वारा ऑथराइज है, उनका पेमेंट भारत सरकार करेगी। तो उससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में गोल्ड आएगा, तो जो इन्वेस्टमेंट होगा अर्थव्यवस्था में, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पास हमारे लिए कैपिटल ज़्यादा होगी, यानी पूंजी ज़्यादा अमाउंट में होगी, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा तो लोगों का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक तरह से जो सर्कुलर साइकिल ऑफ इकोनॉमी है, सर आपका बेटा क्लास क्यों नहीं लेता? मेरा कौन सा बेटा क्लास ले रहा है भाई? चलो ठीक है, ये पर्सनल जो प्राइवेट कमेंट्स है ये आप मत किया कीजिए, ठीक है? मेरा कौन सा बेटा है भाई?
हाँ जी। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ताकि जो हमें भारत सरकार में जो भारतीय परिवारों के घरों में गोल्ड था उसके ऊपर पर्टिकुलर 8 इयर्स के लिए थे ये बॉन्ड इनिशियल। उसमें जैसे आप बीच में भी अपने कैपिटल अपना गोल्ड लेना चाहो तो ले सकते थे, और भारत सरकार आपको इस पे इंटरेस्ट देती थी जो इसकी, ठीक है। तो लेकिन लोगों में क्या है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है, लोगों में क्या है कि गोल्ड अपने पास रखने की ज़्यादा वो इच्छा होती है, तो वो इसलिए वो उनको परचेज, इसलिए उन्हें गोल्ड जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये ड्यूटीज का है। और ये अभी आपको ये थोड़े से दो स्पोर्ट्स पर्सन है इनके बारे में। अभी जो आपके चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज है, उन्होंने लगभग जो बैडमिंटन टूर्ना थाईलैंड ओपन का बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसमें फाइनल में वो प्रवेश कर गए, और जब फाइनल में उसके बाद में जो भी इनका फाइनल में जीतते हैं उसके बाद इनके बारे में और स्टडी करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं हम इंडियंस की ये उसमें गोल्ड मेडल जीते, फाइनल जीते थाईलैंड ओपन का। और ये एक पारुल चौधरी जी हैं, ये यूपी के रहने वाली, इन्होंने अभी जो 3000 मीटर की स्टीपल चेज होती है संगाई डायमंड लीग में, पारुल चौधरी यूपी की रहने वाली है। और संगाई डायमंड लीग जो एक मतलब की स्टीपल चेज एक संगाई में हुआ है, जो पैदल चाल होते हैं उसमें जो 3000 मीटर के लगभग 3 किलोमीटर की पैदल चाल में इन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया। लेकिन इन्होंने हमारे जो इंडिया की है इनमें सेकंड फास्टेस्ट इंडियन टाइम इन स्टीपल चेज में दूसरा सबसे तेज आए हैं। और इनका जो पर्सनल बेस्ट है वो 9 मिनट 12 सेकंड 46 मिनी सेकंड्स का है। और अभी जो इन्हें फिनिश किया है, पारुल का जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है ये 3000 मीटर में, इनका जो 9 मिनट 12 सेकंड 84 सेकंड का सेकंड है, उनकी जो पर्सनल है उनसे थोड़ा कम रहा है। तो ये सेकंड इंडियन टाइम है। जो पहला है वो भी इनका ही है, पारुल चौधरी का 9 मिनट 12 सेकंड 46 मिनी सेकंड। और इनके बारे में कुछ लिखा है क्या कि 31 ईयर ओल्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश की है। फर्स्ट रेस एट द सीजन संगाई डायमंड लीग में पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में टोक्यो में हुई थी, और फील्ड विच फीचर टोक्यो ओलंपिक चैंपियनशिप। तो इनका नाम याद रखना आपको, चिराग साथ। ये एक ऋषभ दास हैं जो ब्रेक्स 200 मीटर बैक स्ट्रोक नेशनल रिकॉर्ड। बैक स्ट्रोक जो होती है आपकी स्विमिंग होती है एक तरह की, जैसे स्विमिंग में फ्री स्टाइल होता है, ब्रेक स्ट्रोक होता है, ब्रेस्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं। एक स्टाइल है स्विमिंग का जिसमें ये आपका बैक स्ट्रोक है, जिसमें उल्टे होके आपके स्विम करते हैं। जो उल्टे लोग चलते हैं ना स्विम करते हुए, उसको बोलते हैं बैक स्ट्रोक पीछे की ओर। जनरली स्विम आगे चलते हैं, अगर पीछे चलते हैं तो उसको बैक स्ट्रोक बोलते हैं। उसके 200 मीटर में जो ऋषभ दास ने अभी नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और ये पहले भारतीय बने हैं बिकमिंग द, और ये हिस्ट्री कहाँ पे की क्रिएट की इन्हें, सिडनी ओपन 2026 में। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ऋषभ दास। और हिस्ट्री एट द सिडनी ओपन 2026 में फर्स्ट इंडियन टू क्लॉक अंडर 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट से कम समय में इन्होंने 200 मीटर की बैक स्ट्रोक जो स्विमिंग पूरी की है 2 मिनट से कम समय में। हालांकि टाइम है ये पहले इनका, तो ये पहले बन गई इसमें। और एक जैनिक सीनियर है आपके, टेनिस प्लेयर है काफी, एग्जॉस्टेशन मेंटेनेंस इज फोकस। ये जैनिक सीनियर और अल्कारेज आजकल जो काफी फेमस टेनिस प्लेयर्स हैं जनरली। जैनिक सीनियर जर्मनी के रहने वाले। ये साउथ वेस्ट मानसून की बात है कि जो ये आपका जो मानसून है, आपको पता है कि हमारे यहाँ जून से सितंबर में जो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से हायर अमाउंट में रेनफॉल होता है, उससे जो 70% रेनफॉल होता है हमारी कंट्री में टोटल, उसके लगभग आपका जो मेजर पार्ट होता है वो हमें साउथ वेस्ट मानसून से होता है। जो थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, जो से लौटता हुआ मानसून बोलते हैं अपन, उससे आपकी तमिलनाडु के कोस्टल रीजन है जो साउथ इंडिया का, तमिलनाडु, वहाँ पे रिसीव होती है। लेकिन जो है मानसून जनरली जैसे कि हमारे इंडिया में लगभग पिछले साल तो 13 मई से ऑनसेट हुआ था। जो मानसून है जो साउथ वेस्ट मानसून हमारे 2 पार्ट में बढ़ जाता है। इंडिया की जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है,
मेरी आवाज़ अटक अटक कर आ रही है। अब भाई ये आज शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर कल से शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, अटक अटक के आएगी। अंजलि आप बताना कि आवाज़ अटक अटक के आ रही है। तो 2025 में आपके जो मानसून का ऑनसेट पीरियड इन मानसून कब प्रारंभ हुआ था इंडिया में? 13 मई से। इस बार हालांकि थोड़ा सा लेट है और लगभग 22 मई के आसपास ये आपके केरला कोस्ट पे भी आ जाएगा। तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जो पेनिनसुलर इंडिया से टकराने के बाद में, एक तो बे ऑफ बंगाल से होके आता है और एक अरब सागर से आता है। तो ये जो मानसून है अपने अंडमान निकोबार में लगभग 16 मई से शुरू हो जाएगा। साउथ वेस्ट मानसून है, यानी काफ़ी एडवांस हुआ, यानी थोड़ा जल्दी आ रहा है। वो साउथ ईस्ट अरेबियन सी, यानी जैसे आप अरेबियन अरब सागर का आपको पता है कि इंडिया की वेस्ट में है, उसका साउथ नीचे डिस्ट्रिक्ट होगा जो केरल से लेके गुजरात की कोस्ट वाला है। तो यहाँ पे मानसून जल्दी आएगा और अंडमान निकोबार के तो लगभग सारे एरिया में आएगा। और इसमें एक नाम आया है श्री विजयपुरम, आपको पता है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है भारत सरकार ने। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हुआ तो याद रखना आपको, श्री विजयपुरम पहले का जो पोर्ट ब्लेयर था उसका नाम था। तो ये सब जो बढ़ती गर्मी है उन सब के लिए, हम सब के लिए काफी राहत की बात है। अभी ये आपके जो आरएस वाले हैं उनके लिए स्पेसिफिक न्यूज है कि टुडे बीएनआई इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके जयपुर में हुई है 2026 में। और जो इसका जो बीएनआई है, आपको इसके बारे में ग्लोबल लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो एशिया पैसिफिक रीजन से रिलेटेड हैं, इंडिया और उसके नेबरिंग, ये बिजनेस ओनर्स और डिसीजन मेकर्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, उन लोगों की एक मीटिंग हुई है। बिजनेस ओनर जनरली आपको पता है कि जो कंट्री में कोई भी ज़्यादा पॉलिसी होते हैं। सर आप क्या पढ़ाते हो? जनरली मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जैसे मेरी क्लास देख रहे हैं सरिता जी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ। एशिया पैसिफिक रीजन, एशिया और प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं, यानी जो पैसिफिक ओशन में बहुत सारे एशियन कंट्रीज है ना, आपके तुवालू है, नारू है, ठीक है, इन सबको रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया भी आपके पैसिफिक रीजन में आता है। तो इन सभी जो एशिया पैसिफिक जो भी कंट्रीज हैं उनकी जो 2 दिन की मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल है, जो इंडिया और जो एशिया पैसिफिक के अराउंड में जितने भी देश हैं विश्व के देशों की, उन सब की मीटिंग है। और इसमें कितने कंट्री, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है। जो बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल है ये विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है कि इसमें जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी उद्यमी जो इंडस्ट्री लगाते हैं और व्यापार करते हैं, उनके जो इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली लोग होती है, वो सभी लोग आपस में मिलके अब पॉलिसी बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए इसके बारे में डिसीजन लेते हैं। तो इसकी जो मीटिंग हुई है अभी जयपुर में हुई है 2 दिन, ये इसको आपको याद रखना है। और इसमें कितने देशों में ऑपरेट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 76 देशों में करता है। और इसके कितने मेंबर हैं, आरपीएससी के जो एग्जाम की तैयारी करें वो अच्छे से याद रख लो, 3.55 मेंबर्स हैं पूरी दुनिया में इसके। और इंडिया में इसके कितने मेंबर है ये भी याद रख लो, 72,000 मेंबर्स हैं इन 143 सिटीज। तो आपको जो बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व का सबसे बड़ा, मैं हिंदी में बोल देता हूँ थोड़ा सा, विश्व का सबसे बड़ा व्यापार नेटवर्क और संगठन है जो 76 देशों में संचालित होता है। और इसके लगभग 3.55 लाख आपके मेंबर्स हैं पूरे विश्व में। भारत में इसके टोटल मेंबर्स 72,000 हैं और लगभग 143 सिटीज हैं जो शहर है भारत के, इंडिया के, उनमें इनके मेंबर्स हैं। और इस मेंबर्स जो भी हैं इसमें कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया, इंटरप्रेन्योर्स यानी उद्यमी जो इंडस्ट्री लगाते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स यानी कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं उन लोगों ने, कुछ बिजनेस के मालिक हैं जैसे आप रिलायंस वाले ऐसे हो गए, कुछ डिसीजन मेकर्स, डिसीजन ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस हो गए जो, और कुछ जो आपके इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन सब ने भी इस मीट में पार्टिसिपेट किया है। आरपीएससी वालों के लिए या आरएस के लिए स्पेशल आपको ये माइंड में रखना है। तो आज के लिए बेसिकली हमारी जो ये न्यूज़ है करंट अफेयर्स, आज थोड़े जो न्यूज़पेपर ये मतलब 17 का है तो इसमें थोड़े पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा आई हैं आपके। और इसके अलावा हम अभी थोड़े से जो करंट में हुए हैं, अप्रैल में कुछ ऑर्गेनाइजेशन हुए इवेंट, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, उसका शॉर्ट वीडियो आज डालेंगे। मतलब
8-10 जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जैसे नेशनल सिविल सर्विसेज डे है 21 मई का, और 24 अप्रैल का जैसे राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस होता है, इन सब के बारे में, उनकी थीम के बारे में, उनके अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, तो उनके बारे में भी एक वीडियो अभी हम शाम तक इस पर अपलोड करेंगे। आप सबने हमारा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आज हमको फेस हुई है उन सब का हम सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।